जैसे जैसे ठंड का मौसम आ रहा था, आशा की चिंता बढ़ती जा रही थी। फूस की झोपड़ी में ना तो बिछाने के लिए कोई खटिया और चादर थी और ना ही ओढ़ने के लिए रजाई। ऐसे में आशा अपने ससुराल वालों के लिए जुगाड़ से बनाती है घास की रजाई। बाहर बर्फबारी हो रही होती है। भोला आज काम पर नहीं जा सका था। आशा बहू, रौनक और पिंकी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इतनी ठंड में दोनों बच्चे कहाँ गए होंगे? बाबूजी, मैं सबके लिए चाय बना रही थी, इतने में दोनों बच्चे बाहर चले गए। खेल रहे होंगे। दोनों को अंदर बुला ला, दोनों ने गर्म कपड़े भी नहीं पहने हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी दोनों बच्चे घर के अंदर आते हैं। उनके हाथों में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। माँ देखो, हम क्या लाए हैं, बर्फ के टुकड़े। माँ, बाहर बहुत बर्फबारी हो रही है। पूरी सड़क बर्फ की चादर से ढक गई है। बर्फ में खेलने में बहुत मजा आ रहा है। पिंकी, रौनक, जल्दी इन बर्फ के टुकड़ों को फेंक दो बेटा, तुम दोनों को ठंड लग जाएगी। माँ, तुम हमें खिलौने तो लाकर देती नहीं हो, हमें बर्फ के टुकड़ों से ही खेलने दो। बच्चों, अपनी माँ की बात मानो और बर्फ फेंक दो। मैं तुम दोनों को खिलौने ला कर दूंगा। सच में बाबा, तुम हम दोनों के लिए खिलौने लाओगे? हाँ बेटे, मैं तुम दोनों के लिए खिलौने लाऊंगा। दोनों बच्चे बर्फ के टुकड़ों को फेंक देते हैं, लेकिन शाम होते होते दोनों की तबीयत बिगड़ने लगती है। दोनों बच्चे लगातार छींकने लगते हैं और उन्हें सर्दी लग जाती है। हो गई न तबीयत खराब। इतनी ठंड में बाहर खेलने क्यों गए थे? माँ, हमारे सारे दोस्त बर्फबारी में खेल रहे थे, इसलिए हम भी उनके साथ खेलने चले गए। उनके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम दोनों को गर्म कपड़े पहना सके। रात में पूरा परिवार खाना खाकर सो रहा होता है, लेकिन उनके पास सोने के लिए ना तो बेड होता है और ना ओढ़ने के लिए रजाई। आशा प्लास्टिक की बोरियां बिछाती है। पूरा परिवार रजाई की जगह प्लास्टिक की बोरी ओढ़ता है और प्लास्टिक की चादर पर सोता है। प्लास्टिक की बोरी पर गर्मियों में ही नींद आती थी, सर्दियों में इन पर और ठंड लग रही है। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार ठंड में हमारी जान ही निकल जाए। माँ, पिताजी, जैसे मौसम खुलेगा मैं काम पर जाऊंगा और इस बार जो पैसे मिलेंगे उससे मैं 2 खाट और रजाई लेकर आऊंगा। दूसरे दिन पिंकी उल्टियां कर रही है और रौनक को तेज बुखार है। लगता है दोनों बच्चों को ठंड लग गई है। मैं दोनों के लिए काढ़ा बनाती हूँ। आशा देखती है कि उसके बूढ़े सास ससुर भी ठंड के कारण कपकपा रहे थे। आशा काढ़ा बनाती है और सबको पीने के लिए देती है। काढ़ा पीने के बाद माधव और सांची को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन बच्चों पर काढ़े का कोई असर नहीं होता है। उनकी तबीयत और बिगड़ जाती है। पिंकी को भी तेज बुखार आ जाता है, जिस कारण वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। आशा, मैं पिंकी को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ, तुम रौनक को लेकर मेरे साथ आओ। भोला और आशा दोनों बच्चों को लेकर सरकारी अस्पताल में जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें इमरजेंसी में भर्ती कर लेता है। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। ये सब हमारी गरीबी के कारण हो रहा है। ठंड के मौसम में ना हम अपने परिवार को पहनने के लिए गर्म कपड़े दे सकते हैं, ना ओढ़ने के लिए रजाई। डॉक्टर दोनों बच्चों का इलाज करता है और उन्हें दवाइयां देता है। देखिए, ठंड बहुत पड़ रही है, जिस वजह से बच्चों की तबीयत खराब हुई है। इन्हें आप घर ले जा सकते हैं, लेकिन इन्हें ठंड से बचा कर रखना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब। आशा और भोला बच्चों को घर लेकर आते हैं। हमारे पास तो बच्चों को सुलाने के लिए बेड भी नहीं है, ना पहनाने के लिए स्वेटर। हम बच्चों को ठंड से बचाएं भी तो कैसे? मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। आशा घर के बाहर जाती है और खेतों से कुछ सूखे घास चुनकर लाती है। वो जमीन पर पहले प्लास्टिक की बोरियां बिछाती है और फिर उस पर सूखी घास फैला देती है, जिसके ऊपर वो अपनी एक साड़ी बिछा देती है। इस तरह वो सबके लिए बिस्तर बनाती है, जिसके बाद वो बच्चों को घास के बिस्तर पर सुला देती है। लेकिन ओढ़ने के लिए उनके पास अब भी प्लास्टिक की बोरियों के अलावा और कुछ नहीं था। बहू, तूने तो जुगाड़ से बिस्तर बना दिया, अब इसी तरह जुगाड़ से रजाई भी बना देती तो हमारी ठंड अच्छे से कट जाती। अगले दिन मौसम साफ हो जाता है। बर्फबारी भी नहीं हो रही थी। आज मौसम अच्छा है, लगता है आज काम मिल जाएगा। आशा, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप अपना ध्यान रखना। ठंड के दिनों में मौसम खुलने के बाद तेज बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं, कहीं आपकी तबीयत न खराब हो जाए। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। भोला काम की तलाश में निकलता है और उसे काम मिल भी जाता है। दिन भर कड़ी मेहनत से काम करने के बाद शाम को भोला को 500 रुपए मिलते हैं। वो पैसे आशा को दे देता है। आज मुझे 500 रुपए मिले हैं, इन्हें संभाल कर रख देना। न जाने कल का मौसम कैसा हो, मुझे काम मिले या ना मिले।
ये पैसे रहेंगे तो कुछ दिन हमारे खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। रौनक के बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं इन पैसों को संभाल कर रखूंगी। आशा उन पैसों को रसोई में राशन के डिब्बों में रख देती है। दूसरे दिन मौसम फिर खराब हो जाता है। बाहर बहुत तेज बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं, लेकिन पैसों की जरूरत की वजह से भोला काम की तलाश में निकल जाता है। भोला के जाने के बाद आशा घर के सारे काम खत्म कर लेती है। फिर वो सोचती है, क्यों ना मैं भी कुछ काम कर लूं, थोड़े पैसे आ जाएंगे तो माँ पिताजी और बच्चों के लिए रजाई आ जाएगी। आशा भी काम की तलाश में निकल जाती है। वो घूम घूम कर लोगों से काम मांगती है। मालकिन, क्या आपके घर में कुछ काम होगा? मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे बच्चे और बूढ़े सास ससुर ठंड के कारण बीमार हैं। काम करके कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं उनके लिए गर्म कपड़े ले लूंगी। आशा की किस्मत अच्छी थी कि वो एक नेक दिल महिला से मिली थी। उस अमीर महिला का नाम शालिनी था। मेरी सासू माँ की कमर और घुटनों में तेल की मालिश कर दो। मेरे हाथों में चोट लगी है, वरना मैं ही कर देती। मैं तो किसी की तलाश कर रही थी जो मेरी माँ समान सासू माँ के पैर और घुटनों में तेल की मालिश कर दे। ठंड के दिनों में उनके घुटनों और कमर में बहुत तकलीफ रहती है। मालकिन, मैं अभी कर देती हूँ, आप मुझे उनके पास ले चलिए। शालिनी आशा को अपनी सास के पास ले जाती है और आशा उन्हें तेल मालिश करती है, जिससे शालिनी की सास को बहुत आराम मिलता है। शालिनी आशा को बदले में 200 रुपए देती है और साथ में कुछ गर्म कपड़े भी। मेरे पास कुछ गर्म कपड़े हैं, ये तुम रख लो और तुम्हारे परिवार के काम आएंगे। आशा देखती है कि उनमें 3 स्वेटर और एक शॉल था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन, आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। इंसान ही इंसान के काम आता है, जैसे आज तुम मेरे काम आई। आशा पैसे और गर्म कपड़े लेकर घर आ जाती है। वो दोनों बच्चों और अपने ससुर को पहनने के लिए स्वेटर देती है और अपनी सास को एक शॉल देती है। आशा बहू, एक ही शॉल थी, वो तूने मुझे दे दी। ये शॉल तू ओढ़ ले, तुझे भी तो ठंड लग रही होगी। माँ जी, मैं तो अभी चूल्हे के पास बैठकर खाना बनाऊंगी ना, ठंड तो चुटकियों में भाग जाएगी। ये शॉल आप ओढ़ लीजिए। शाम को जब भोला काम से घर आता है तो उसका उदास चेहरा देखकर आशा कहती है, रौनक के बाबा, क्या बात है, आज आपको कोई काम नहीं मिला क्या? नहीं आशा, आज मौसम फिर खराब होने की वजह से मुझे कोई काम नहीं मिला। भोला देखता है कि सभी ने गर्म कपड़े पहने हुए हैं। आशा भोला को बताती है कि किस तरह आज शालिनी नाम की एक अमीर महिला ने काम के बदले में उसकी मदद की है। ये सब ऊपर वाले की कृपा है। बच्चों और माँ पिताजी को गर्म कपड़े मिल गए। अब रजाई का इंतजाम और हो जाता तो हमारी ठंड अच्छे से कट जाती। ऊपर वाले ने चाहा तो रजाई का इंतजाम भी हो जाएगा। दूसरे दिन आशा भोला के दिए हुए 500 रुपए लेकर बाजार जाती है। वो दुकान में पहुंचती है जहां काफी सारी रजाइयां रखी होती हैं। भैया, वो रजाई कितने की है? वो रजाई 1200 रुपए की है। और वो दूसरी वाली रजाई कितने की है? वो बहन जी, वो रजाई पूरे 1800 रुपए की है। आशा मन ही मन सोचती है, मेरे पास 500 रुपए हैं, इतने पैसों में तो एक भी रजाई नहीं आएगी। आशा वहां से जाने लगती है। तभी थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक छोटी सी दुकान दिखती है जहां सस्ती गर्म चादरें बिक रही थी। वो 500 रुपए में 2 गर्म चादरें खरीद कर घर ले आती है। उसके बाद वो खेतों के आसपास से ढेर सारी घास तोड़ कर लाती है। बहू, तो इन घासों का क्या करेगी? माँ जी, इनसे मैं रजाई बनाऊंगी। घास की रजाई? हाँ माँ जी, हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम अमीरों की तरह महंगी रजाई खरीद सके, इसलिए मैं जुगाड़ से घास की रजाई बनाऊंगी। इसके बाद आशा बाजार से लाई गर्म चादर में घास भरकर दोनों चादरों को सुई धागे से सिल देती है और इस तरह जुगाड़ से वो घास की रजाई बनाकर तैयार कर देती है। घास की रजाई वो दोनों बच्चों को ओढ़ा देती है। माँ, इस रजाई में काफी गर्माहट महसूस हो रही है। माँ, ऐसी रजाई दादा दादी तुम्हारे और पापा के लिए भी होनी चाहिए। बच्चों, मैं ऐसी और रजाइयां बनाऊंगी। आशा फिर शालिनी के घर जाती है और उससे काम मांगती है। शालिनी उसे अपनी सास की तेल मालिश के काम पर रख लेती है। 2 दिन काम करने के बाद आशा के पास 500 रुपए आ जाते हैं, जिन पैसों से वो फिर से गर्म चादरें खरीद कर लाती है और उनमें घास भरकर उनकी रजाई बनाती है। ये रजाई माँ और पिताजी के लिए। इसी तरह आशा घास की तीसरी रजाई भी बना डालती है। आशा की जुगाड़ और सूझबूझ से गरीब परिवार की ठंड ठीक ठाक कट जाती है। सीमा, दीदी और जीजाजी के गुजर जाने के बाद रूबी और रचना का हमारे सिवा और कोई नहीं है। तुम दोनों बच्चियों का अच्छे से ख्याल रखना। इन्हें माँ की कमी नहीं महसूस होनी चाहिए। रूबी और रचना को मैंने हमेशा अपनी बेटी माना है। ये दोनों भले ही मेरी कोख से नहीं जन्मी हो, लेकिन ये मेरी ही बेटियां हैं।
ऐसा लगता है इन दोनों बेटियों से मेरा पिछले जन्म का कोई नाता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। रूबी और रचना को मैं माँ का प्यार दूंगी। इन्हें दीदी की याद कभी नहीं आने दूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब मैं चिंता मुक्त होकर अपने काम पर जा सकता हूँ। सतीश दोनों बेटियों को अपने पास बुलाता है। रूबी और रचना, मेरे पास आओ। जी मामा। रूबी बेटी, रचना बेटी, अपनी मामी का कहा मानना, समय पर खाना खा लेना और पढ़ाई करना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है मामा जी। सतीश के ऑफिस जाने के बाद, मामी जी हमें खाना दे दो, खाना खाकर हम दोनों बहनें पढ़ने बैठ जाएंगे। खाना तो खत्म हो गया है। ऐसा करो तुम जल्दी जल्दी सब्जी काट दो, मैं सब्जी छौंक दूंगी, और रूबी तुम जल्दी जल्दी रोटियां बना लो। लेकिन मामी जी हमें खाना बनाना नहीं आता। क्या तुम्हारी माँ ने तुम दोनों को कुछ नहीं सिखाया? ओहो, चलो मैं तुम दोनों को खाना बनाना सिखाती हूँ। सीमा दोनों बेटियों को किचन में ले जाती है और उनसे काम करवाने लगती है। सब्जी काटते समय रचना की उंगली कट जाती है, उससे खून निकलने लगता है। आह, मेरी उंगली कट गई। मामी जी इसमें दवा लगा दीजिए। थोड़ी सी उंगली तो कटी है, ये बिना दवा के ही ठीक हो जाएगी। उंगली से ध्यान हटाकर सब्जी काट, नहीं तो खाने में देर हो जाएगी। रचना उंगली को पानी से धोकर सब्जी काटने लगती है। रूबी जैसे तैसे आड़ी टेढ़ी रोटियां बनाती है, जिसके बाद दोनों बहनों को खाना मिलता है। मामी जी एक रोटी और दे दो। 2 रोटियां तो तू निगल चुकी है, ज्यादा खाएगी तो नींद आ जाएगी, फिर घर के दूसरे काम कब करेगी? लेकिन मामा ने तो हमें पढ़ाई करने के लिए कहा है। ये मेरा घर है, तेरे मामा के जाने के बाद यहाँ मेरा राज चलता है। यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगी। चल अब जल्दी से बर्तन धो, उसके बाद झाड़ू पोछा करना और कपड़े भी धोने हैं। दोनों बहनें काम पर लग जाओ। लेकिन मामी जी अभी कितनी ठंड पड़ रही है, हम दोनों ठंडे पानी से सारा काम कैसे करेंगे? हाँ, तो तुम क्या चाहती हो, ठंडे पानी से मैं काम करूं? मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। चलो अब काम पर लगो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। रचना और रूबी दोनों घर का काम करने लगती हैं। उफ, कितना ठंडा पानी है। माँ ने कभी हमें एक चम्मच तक नहीं धोने दिया। रचना, मामी जी ने तो रूप बदल लिया। काश हमारा अपना घर होता, हम अपने घर में अपने हिसाब से रहते। रूबी, हमारा अपना घर तो है जहाँ हम माँ बाबा के साथ रहते थे। क्यों ना हम अपने घर चलें? यहाँ मामी हमें चैन से नहीं रहने देंगी। ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों बहनें देखती हैं कि सीमा अपने कमरे में सो रही थी। दोनों बहनें घर से भाग जाती हैं और ट्रेन में बैठकर अपने शहर पहुंच जाती हैं। वे दोनों अपने घर पहुंचती हैं, जहां वो देखती हैं कि उनके घर में कोई और रह रहा है। कौन हो तुम दोनों? मेरे घर में क्या कर रही हो? ये तो हम आपसे पूछने आए हैं, आप हमारे घर में क्या कर रहे हैं? ये मेरा घर है, मैंने इस घर को खरीदा है। लेकिन ये घर तो हमारा है, हमने इस घर को नहीं बेचा। मैंने सतीश से ये घर खरीदा है, पूरे 50 लाख रुपए दिए हैं। रजनी और रूबी समझ जाती हैं कि उनके मामा ने भी उनके साथ धोखा किया है। रचना, अब हम क्या करें? मामा ने तो हमारा घर बेच दिया है, अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं रूबी, लेकिन अब हम मामा के घर नहीं जाएंगे। दोनों बहनें वहां से चली जाती हैं और चलते चलते रेलवे स्टेशन पहुंच जाती हैं। रात हो चुकी थी। रचना, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है, लेकिन हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तभी ट्रेन आ जाती है और दोनों बहनें ट्रेन में भीख मांगने लगती हैं। बाबूजी कुछ पैसे दे दो, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। साहब कुछ मदद कर दो, हम अनाथ हैं, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। दोनों मासूम बच्चियों को भीख मांगता देख लोग उन्हें पैसे दे देते हैं। दोनों बहनों के पास 100 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। दोनों अगले स्टेशन पर रुककर खाना खाती हैं। उनके सामने एक कुत्ता खड़ा था जो दोनों को खाते हुए देख रहा था। लगता है तू भी हमारी तरह भूखा है, ले रोटी खा ले। रचना कुत्ते को एक रोटी दे देती है, वो भी उनके साथ खाना खाने लगता है। खाना खाकर दोनों प्लेटफॉर्म पर ही सोने लगती हैं, लेकिन रात गहराते ही ठंड बढ़ने लगती है। रचना, मुझे बहुत ठंड लग रही है, न तो हमारे पास बिछाने के लिए चादर है और न ओढ़ने के लिए। रूबी, अभी किसी तरह सोने की कोशिश कर, कल सुबह चादर का इंतजाम करेंगे। लेकिन ठंड के मारे दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही थी। दूसरे दिन सुबह दोनों फिर से ट्रेन में भीख मांगने लगती हैं। वे भीख मांगकर गुजारा करने लगती हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पर भी उन्हें ज्यादा दिन सोने को नहीं मिलता है। दूसरी रात जब वे दोनों प्लेटफॉर्म पर सो रही थी, तब एक पुलिस वाला उन्हें डंडे मारकर जगाता है। कौन हो तुम दोनों? तुम दोनों ने प्लेटफॉर्म को अपना घर समझ लिया है, चलो भागो यहाँ से। रूबी और रचना वहां से जाने लगती हैं। वो कुत्ता भी उनके साथ साथ चलता है। रूबी रोने लगती है।
रचना, अब क्या करे, अब कहाँ जाएंगे? तभी वो कुत्ता रूबी के कपड़े अपने दांतों से खींचने लगता है। हमारे पास पहनने के लिए पहले ही गर्म कपड़े नहीं है, अब ये कुत्ता मेरे कपड़े फाड़ना चाहता है। शायद ये हमें कुछ दिखाना चाहता है। दोनों बहनें कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगती हैं। स्टेशन से कुछ दूर चलने के बाद वो कुत्ता रुक जाता है। वहां पर एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी जो शायद बहुत समय से वहीं पर थी। रूबी, ये तो ट्रेन के डिब्बे हैं। ऐसा लगता है ये डिब्बे अब किसी काम के नहीं हैं। रचना, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो किसी काम की ना हो। हम इस ट्रेन में अपना घर बनाएंगे, यहाँ हमें ठंड भी नहीं लगेगी। इस कुत्ते की वजह से हमें ये नया घर मिला है। अब ये भी हमारे साथ हमारी ट्रेन घर में रहेगा। हाँ, आज से इसका नाम मोती होगा। दोनों बहनें मोती के साथ ट्रेन में सो जाती हैं। दूसरे दिन से वो दोनों ट्रेन में भीख मांगकर पैसे जोड़ने लगती हैं और उन पैसों से ट्रेन को घर की तरह सजाने लगती हैं। रचना, हमारा नया ट्रेन घर कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल हमारे सपनों के महल जैसा। हाँ रूबी, लेकिन इस महल को ढूंढने और इसे तैयार करने में मोती का योगदान है। अब यही हमारा दोस्त, रिश्तेदार सब है। दोनों बहनें मोती को बहुत प्यार करती हैं। मोती भी उनके परिवार का सदस्य बन गया था। ट्रेन घर में वो दोनों कपकपाती ठंड में भी आराम से रह रही थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद रेलवे के कुछ अधिकारी उस ट्रेन के डिब्बों को वहां से हटवाने के लिए आए, लेकिन वहां का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। संयोग से रचना, रूबी और मोती तीनों ही वहां नहीं थे। यहाँ तो ट्रेन के पुराने डिब्बे थे। साहब, मुझे तो यही वही डब्बे लग रहे हैं। किसी ने इन डिब्बों को अपना घर बना लिया है। सरकार को ये बात बतानी होगी। साहब, जो भी हो, ये घर बहुत सुंदर लग रहा है। सही कह रहे हो राजू। जरा अपने मोबाइल फोन में इस ट्रेन घर की तस्वीरें ले लो। राजू ऐसा ही करता है और अपने मोबाइल फोन में रूबी और रचना के ट्रेन घर की तस्वीरें ले लेता है। दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद वो अधिकारी वहां फिर आता है। उस दिन रूबी और रचना दोनों बहनें घर पर ही थीं। ये घर किसका है? अधिकारी को देखकर दोनों डर जाती हैं। साहब, ये ट्रेन घर हमारा है। साहब, हम अनाथ बहनें हैं। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, न ही रहने का कोई ठिकाना है। हमें यहाँ से मत निकालना। डरो मत, सरकार ने तुम दोनों की कलाकारी और मेहनत को खूब सराहा है। तुम दोनों ने जिस तरह से कबाड़ को सजाकर रहने लायक बना दिया है, ये सरकार को बहुत पसंद आया है। सरकार ने तय किया है कि अब से जो भी नई ट्रेनें चलाई जाएंगी और जो ट्रेनें पुरानी हो गई हैं, उन्हें भी इसी तरह घर का रूप दिया जाए, जिससे यात्रियों को लगे कि वो घर से दूर नहीं है। और इस काम के लिए सरकार ने तुम दोनों बहनों को चुना है। हमें क्या करना होगा साहब? तुम्हें ऐसे सभी ट्रेनों को घर की तरह सजाना होगा। इसके लिए तुम दोनों को रेलवे की तरफ से अच्छे पैसे मिलेंगे और रहने के लिए एक घर भी मिलेगा। आप सच कह रहे हो साहब? हाँ, आज से तुम दोनों अपने खुद के घर में रहोगी। चल मोती, अब हम तीनों खुद के घर में रहेंगे। अधिकारी रचना और रूबी को वहां से ले जाता है। वे दोनों मोती को भी अपने साथ ले जाती हैं। अधिकारी उन्हें एक घर में ले जाता है जो कि बहुत सुंदर था। ये इस घर की चाबी है। यहाँ रहने खाने का पूरा इंतजाम है। कल सुबह तैयार रहना, रेलवे की गाड़ी तुम दोनों को लेने आएगी। कल से तुम दोनों बहनों को काम पर लगना है। ठीक है साहब, हम तैयार रहेंगे। उस घर में कपड़े, खाना, बिस्तर सब कुछ मौजूद था। तीनों खाना खाकर गरम गरम बिस्तर में सो जाते हैं। दूसरे दिन से दोनों बहनें काम पर जाने लगती हैं। इस काम के लिए उन्हें अच्छी सैलरी भी मिलने लगी। अब रूबी और रचना के बुरे दिन खत्म हो चुके थे। दोनों बहनों ने काम के साथ साथ पढ़ाई भी शुरू कर दी। Please subscribe this channel.